नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे CNT SPT में प्रयुक्त जितने शब्दावली है उसका पार्ट 1 20-20 करके मैं पूरा करूंगा शब्दावली। ठीक है, टोटल 100 लगभग शब्दावली है जो आपको याद करना पड़ेगा। इसके बारे में बता देता हूँ। ये शब्दावली जितने भी चीज़ें आजकल यूज़ नहीं होता है, मगर CNT उससे पहले CNT का जितने भी सेटलमेंट एक्ट है वो सब चीज़ों में इस वर्ड का यूज़ मिलेगा बार बार, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में तो आएगा ही, भले इरिलेवेंट हो डेली लाइफ में हमारे लिए, बट एग्ज़ाम के पॉइंट में वेरी मच रेलिवेंट है। ये सारे शब्दावली जितने शब्द बताएंगे सारे को देख लीजिए। CNT एक्ट बताऊंगा, जब उसके धाराएं बताऊंगा उस समय ये सब वर्ड्स बार बार फ्रिक्वेंटली आपके सामने आएगा, उस समय आप समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले सारे वर्ड्स को क्लियर कर देता हूँ। वेरी सिंपल है, अंत तक देखते रहिए, सारे वर्ड्स इजीली समझ आ जाएगा। ये एकदम आसान है, आज तक जितनी भी चीज़ पढ़ाई किए उसमें से भी आसान है ये। ठीक है, देखने में लगता है बहुत हार्ड। सबसे पहले एक वर्ड है दही। ठीक है, दही। ठीक है, दही कर है ये। ठीक है, दही या दही कर रखिए। ठीक है, मतलब टैक्स। इस टैक्स को कब लिया जाता था? देखिए, जितने भी चीज़ बताएंगे ना, ये अभी लोकतंत्र जब से बना है तब से ये सब चीज़ हट गए हैं, मगर कहीं ना कहीं CNT एक्ट में, कहीं ना कहीं SPT एक्ट में ये सब वर्ड यूज होता है, कम से कम समझने के लिए यूज होता है। तो ये सब चीज़ लोकतंत्र में यूज अभी मैक्सिमम हट चुका है। ये उस समय का सिस्टम है, शब्दावली है, जब जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा, ये जमींदारी प्रथा कौन था? जो उस समय के नागवंशी या जो चैरोवंशी या सिंहवंशी लोग, राजा लोग, अंग्रेजों के प्रभाव के बाद एक राजा न रह के जमींदार रह गए थे, जमींदार की तरह काम करते थे। उसका वहाँ शासन करता था अंग्रेज। अंग्रेज के भीतर एक जमींदार के रूप में काम करते थे, या फिर अंग्रेज बहुत सारे जगहों पे जमींदार अपॉइंट करते थे। ठीक है, तो उस जमींदारी सिस्टम के समय की ये सब बातें हैं। ठीक है, तो इसको अभी के दौर पे ये पूरी तरह से असंगत है, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले दही कर। जमींदारी सिस्टम जब चलता था तो दही कर किसे कहते थे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दही कर इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए, दही कर सारे जमींदारी सिस्टम का है ये सब चीज़ें। ठीक है, दही कर में जब जमींदार के घर में बच्चा पैदा होता था, जमींदार के घर में बच्चा पैदा हो गया, तो उसके लालन पालन के लिए, उसके धूमधाम त्योहार फेस्टिवल मनाने के लिए रैयतों के द्वारा जमींदारों को दिया गया टैक्स था। रैयत किसे कहते हैं? जो खेती करता, किसान। ठीक है, उसको कहते हैं रैयत। तो जमींदार के घर में बच्चा पैदा हुआ जाता था, उस समय कौन सा टैक्स रैयत को देना पड़ता था? दैट इज दही कर। ठीक है, एक चीज। दूसरा कमाई कर। कमाई कर, ठीक है, ये देखिए टैक्स है। कमाई कर कब दिया जाता है, किससे लिया जाता था जमींदारी सिस्टम में? लोहारों से। जो लोहार अपने लोह कार्य करते थे, जो भी चीज़ कुदाली, खुरपी, हल, ये सब जो चीज़ बनाते थे, उस बिजनेस के लिए वो जो ज़मीन ऑक्युपाई किया है उस ज़मीन पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोहारगिरी का काम कर रहे हो। लोहारों को कमाई कर टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, CNT जब बताऊंगा तो मैं सीधे कमाई कर बता दूंगा। ठीक है, उस समय अभी आप समझ लीजिए इसको। CNT के जब धाराएं पढ़ाऊंगा उस समय डायरेक्ट मैं बताता जाऊंगा। तीसरा क्या आपको यह चूल खर। चूल कर, ये चूल खर। ठीक है, कहीं कहीं देखिए कर और खर में कंफ्यूज मत कीजिएगा, कहीं पे कमाई कर नहीं होके कमाई खर है, कहीं दही कर ना होके दही खर है। ठीक है, तो चूल खर किससे लिया जाता था? जमींदार लोग लेते थे जलावन के, जो जंगल से जलावन की लकड़ी लाते थे। जंगल से जलावन की लकड़ी अगर कोई ला रहा है और उसे सेल कर रहा है, बेच रहा है, या फिर अपना पर्सनल यूज के लिए ला रहा, उसके लिए जमींदार को चूल कर देना पड़ेगा। चूल कर या चूल खर। ठीक है, रैयतों के द्वारा ये सब दिया जाता था।
ठीक है। चौथा है डाक मुसहर कर, डाक मुसहर, ठीक है। ये डाक मुसहर क्या है? उस समय जमींदारों के द्वारा जो डाक सिस्टम था, यहाँ का खबर वहाँ पहुँचाना, मैसेज पहुँचाना, तो डाक का जो भी सिस्टम होता था वो जमींदारों के अंतर्गत आता था। तो डाक, किसी का कोई मैसेज आया है, मैसेज को पहुँचाने के लिए कर देना पड़ता था, ठीक है। उसको डाक मुसहर कहते हैं। तो इसको डाक कर भी कह सकते हैं, ठीक है। पोस्टल ट्रांजैक्शन के लिए जो यूज होता था उस समय, तो लेटर लगभग नहीं के बराबर होगा, मगर मैसेज यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई मैसेंजर भेजा जाता था, या फिर लिखावटी आ गया था, शिक्षा जिसको पता है उस लेटर लिखता था। तो ये डाक कर को डाक मुसहर बोलते थे, ठीक है। ये सब सारे ख़त्म हो गया है, ठीक है। डाक कर शायद 1907 ईस्वी में रेगुलेशन 4 के द्वारा ख़त्म किया था। ये मुझे याद है क्योंकि मैं एक बार इस चीज़ से सामना हुआ है, रेगुलेशन इस क्वेश्चन से, इसीलिए मुझे ये याद है। बाकी ये सब चीज़ सारे ये एब्रोगेट कर दिया गया है, ठीक है। पांचवा आप याद रखिए, पांचवा है घनी कर, ठीक है। घानी कर, घानी शुद्ध घानी तेल, नाम सुने होंगे, शुद्ध घानी सरसों का तेल। तो ये घानी कर तेली समुदाय से लिया जाता है, तेलियों से। तेली समुदाय तेल निकालते थे, उन लोगों से लिया जाता था, ठीक है। घानी कर, क्योंकि आप व्यवसाय कर रहे हो, किसी न किसी ज़मीन को यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको घानी कर देना पड़ेगा। इसी से, घानी से ही याद आ जाएगा, घानी कर तेली से, तेलियों से लिया जाता था। 6 आप याद कीजिए, तटकर, ठीक है। तटकर ये बुनकरों से लिया जाता था, ठीक है। बुनकर, जितने बुनकर होते थे, बुनकर कौन होते थे उस जमाने पे? बुनकर देखिए, अंसारी, जुलाहा और स्वांसी, ये सब होते थे, ये सब बुनकर कहलाते थे। आज भी ये सब बुनकर कहलाते थे। ये सब देखिए, ये सब एक पेशा है, ठीक है। ये तेल निकालने का पेशा है। अंसारी कपड़ा बुनने का, मतलब कोई हैंडीक्राफ्ट काम करने का है। जुलाहा कपड़ा सीने का काम है, ठीक है। स्वांसी बीन ऊन बनाता था। तो ये सब एक पेशा था, ठीक है। कालांतर में ये सब आप टाइटल, अंसारी आप टाइटल देखेंगे, अंसारी टाइटल हो गया है। लोग इस मुस्लिम को जुलाहा बोल के बुलाते हैं। ये सब कालांतर में परिवर्तन होते होते हो गया। ये अंसारी टाइटल आप गौर करके देखिएगा, इंडिया के अलावा कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। इंडिया के अलावा आप कहीं भी आप नहीं देखेंगे। इंडिया मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हो गया, वहीं पे आपको अंसारी मिलेगा। बाकी अरब देशों में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा ये टाइटल। क्यों? क्योंकि ये पेशा है, ठीक है। ये पेशा था हैंडीक्राफ्ट का, ठीक है। तो वो तटकर बुनकरों को दिया जाने वाला कर है। उसके बाद है महली कर। महली कर कौन देगा? माहली जनजाति, माहली ट्राइब्स का क्या काम था? बांस बेम्बू से बनाने वाला जितने भी आइटम होते थे, टोकरी हो गया, सूप हो गया, खिलौने हो गए, तो ये बांस कर्म में ये माहली कर दिया जाता था। क्वेश्चन पूछेगा, बांस कर्म में कौन सा टैक्स लिया जाता था? बुनकरों का कौन सा टैक्स लिया जाता था? तेलियों का कौन सा टैक्स लिया जाता था? जंगल से जलावन कौन सा टैक्स है? लोहारों से कौन सा टैक्स लिया जाता था? ये सब सेटलमेंट एक्ट था, जो इस सीएनटी और एसपीटी से पहले जो सेटलमेंट एक्ट था, उन सब चीज़ों में ये सब की जिक्र है। जो और वही सेटलमेंट एक्ट का ही पूर्ववर्ती रूप है, उत्तरवर्ती रूप है सीएनटी एक्ट। तो ये सेटलमेंट एक्ट का ही मैक्सिमम वर्ड है। इसमें से हाफ ऑफ द वर्ड्स आपको सीएनटी में भी मिल जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी चीज़ को आप देखिए। 8वां आप याद कर लीजिए, बाछा कर, ठीक है। बाछा कर, ये बाछा कर देखिए उस समय के पलामू रीजन में लिया जाता था, ठीक है। उस समय के पलामू रीजन के जमींदार में लिया जाता था। तो अभी पलामू क्या हो गया? पलामू टूट के गढ़वा बन गया और लातेहार बन गया। मतलब वो भी तो उस समय के पलामू, अभी के पलामू, गढ़वा और लातेहार में ये बाछा कर लिया जाता था। बाछा मतलब सब जानते होंगे। अगर किसी भी रैयत के घर में, किसान के घर में बाछा मतलब बाछा या बाछी, गाय का या भैंस का बच्चा हुआ, तो उसको कुछ टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। जिसे बाछा कर कहते हैं। ये सिर्फ पलामू रीजन में था, ये याद रख लीजिएगा।
9वां आप याद कर लीजिए, बरद जांच। ठीक है, बरद जांच। बरद मतलब बहुत आदमी तो जानते होंगे, बरद मतलब बैल, बैल को बोला जाता है, तो इसी से आपको याद रह जाएगा, बैल का जांच होगा। इसको कहीं कहीं वर्ड आपका बरडा ऊंचा वर्ड मिलेगा, या फिर आपको बारडोच वर्ड मिलेगा, सेम चीज़ है। ठीक है, बरद जांच, स्पेशली बरद जांच को याद रखें। बरद मतलब बैल होता है। ये भी पलामू रीजन में ही था, अभी का गढ़वा, लातेहार और पलामू। तो पलामू रीजन के जो राजा थे, ये स्पेशल टाइप का टैक्स लगा, माने ये मैक्सिमम क्या बोलता है, जानवरों के ऊपर ही टैक्स लगाया करते थे। ठीक है, तो ये बरद जांच में ही है कि पलामू में जो जमींदार थे उस एरिया में वो लोग ये टैक्स इम्पोज करते थे रैयतों के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, ये 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार एक बैल, बरद है ना, एक बैल देगा जमींदार को। ठीक है, 3 साल में एक बार। क्योंकि आप जितना भी पशु पाल सकते हो, भाई पशु पाल रहे हो तो देना पड़ेगा, इस तरह का नियम बनाया हुआ था। या फिर 3 साल में एक बैल नहीं दे सकते हो तो इसके बराबर का पैसा दे दो, इसी के वैल्यू का, बैल के बराबर वैल्यू का पैसा दे दो, दैट इज कॉल्ड बरद जांच टैक्स। ठीक है, उसके बाद शिकार खस्सी, शिकार खस्सी ये भी एक तरह का टैक्स है। ये नाम से ही पता चल जाता है, शिकार। जमींदार लोग जो शिकार में जाते थे उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। जमींदार हमेशा नहीं जाते थे, जब भी उसको शिकार का मन हुआ वो शिकार में जाते थे, तो उस शिकार को पकड़ने के लिए चारा चाहिए। उस चारा को खरीदने के लिए पैसा लिया जाता था रैयतों से। ठीक है, इतने बड़े अय्याश होते थे लोग, तो इसको चारा खरीदने के लिए जो टैक्स जमींदार को देना पड़ता है, दैट इज शिकार खस्सी। क्लियर, ये 10 पॉइंट आप याद रखिए और 10 पॉइंट मैं बताता हूं आपको। जनतल बोदा, ठीक है, जनतल बोदा एक अलग टाइप का टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स नहीं है, ये जनतल बोदा नाम से ही पता चलता है। बोदा मतलब क्या होता है, सब कोई जानते होंगे, झारखंडी लोग तो पक्का जानते होंगे, व्हाट इज बोदा। बोदा मतलब बकरा, बकरा को बोदा बोलते हैं। जिस बकरा का शादी नहीं होता वो बोदा कहलाता है। ठीक है, तो जनतल बोदा ये देखिए किस एरिया में था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज आनंदपुर स्टेट में चलता था, आनंदपुर स्टेट। ये स्टेट मतलब एक एरिया, बहुत सारे स्टेट थे, सरायकेला स्टेट, खरसावां स्टेट, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट थे। तो उसमें जब जमींदारी सिस्टम हुआ था तब की बात करता हूँ, बहुत सारे स्टेट थे। तो आनंदपुर स्टेट अभी के चक्रधरपुर एरिया में पड़ेगा। उस समय के पोरहाट एरिया और अभी के चक्रधरपुर एरिया में ये आनंदपुर स्टेट हुआ करता था। वहीं ये जनतल बोदा टैक्स दिया जाता था। क्या था इसमें, टैक्स ना बोल के बकरा समझिए इसको। ये आनंदपुर मंदिर था, आनंदपुर मंदिर। तो इस मंदिर में जो पूजा होता था, इस पूजा में हर एक गांव से, आसपास के गांव से बलि के लिए बकरा आता था। ठीक है, बलि के लिए बकरा आता था, उस बकरे पे टैक्स। ठीक है, हर गांव से बकरा आता था, उस पे टैक्स किसको, जमींदारों को। इसलिए जनतल बोदा। 11वां हो गया। 12वां याद कर लीजिए आप, जरोआ। ठीक है, व्हाट इज जरोआ। ये भी एक तरह का टैक्स था। जमींदार, ठंडा का दिन आ गया, जमींदार कांप रहा है, उसका परिवार कांप रहा है, बेचारा ऐसे भी गरीब है वो, तो उसको गर्म कपड़े देने का टैक्स। गर्म कपड़े खरीदेगा ना जमींदार, नहीं तो मर नहीं जाएगा। गर्म कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे लेते थे, किनसे, रैयतों से। ठीक है, किसानों से। जरोआ, उसको जरोआ कहते थे। ठीक है, 13वां पॉइंट है, आप याद रखिए, डाली कटारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाली कटारी। ये क्वेश्चन आपके जीवन में जरूर लड़ेगा, कुछ याद रखें या ना करें, ये डाली कटारी जरूर याद रखिए। डाली कटारी क्या होता है, ये जमीन होता था। ठीक है, जमीन, कौन सा जमीन, जमीन जो गांव के पुजारी, मतलब जो पाहन के अधिकार में है, अधिकार में है, इसका में है। ये किसी का जमीन नहीं है, पाहन का भी जमीन नहीं है, बस पाहन इसका एडमिनिस्ट्रेटर है ओनली। पाहन का भी जमीन नहीं है, ये जो डाली कटारी है ना, पाहन का भी जमीन नहीं है, बस वो एडमिनिस्ट्रेटर है। वो ये सामूहिक जमीन है, पूरे गांव की जमीन है डाली कटारी।
ये ज़मीन में किसी का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका ध्यान रखेगा कौन? पाहन, गांव के पुजारी। तो फिर इस ज़मीन का क्या प्रयोजन है? गांव में जो पूजा होगा उसमें जो खर्च आएगा वो इसी ज़मीन की खेती के उपज से आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाली कटारी। ये ज़मीन है डाली कटारी। उसके बाद है डांड पंचा। डांड पंचा, ठीक है, ये क्या वर्ड है भाई? इसका मतलब है, देखो डांड मतलब इसको टांड समझ लीजिए। टांड भूमि पे टैक्स, भूमि पे टैक्स, टांड भूमि पे टैक्स। भूमि को अगर देखा जाए दो तरह की भूमि मान सकते हो, एक निचली भूमि जिसे दोन कहा जाता है, एक ऊपरी भूमि टांड कहा जाता है। टांड में खेती कम होते हैं क्योंकि पानी ऊपरी एरिया में पानी रह नहीं पाता है, तो दो तरह का टैक्स होगा। टांड भूमि, डांड पंचा उसी से लिया जाएगा जिसके पास टांड भूमि है, बेचारे के पास कम खेती हो रहा है इसीलिए उससे कम टैक्स लिया जाएगा, इसीलिए इसको डांड पंचा, टांड भूमि के मालिक को डांड पंचा दिया जाता था। ठीक है, और जो उपजाऊ भूमि है, निचला भूमि है, उसके लिए अलग टैक्स था। ठीक है, 14 15 नंबर आप याद कर लीजिए, डालाकार। डालाकार, ठीक है, ये देखिए ये टैक्स है, किसके ऊपर लिया जाता था? ये नमक एवं तंबाकू व्यापारियों पे, नमक एवं तंबाकू व्यापारियों पे लिया। जमींदार अगर बोलता मेरे एरिया में अगर तुम्हें नमक बेचना है और तंबाकू बेचना है तो भाई मुझे डालाकार देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ज़रूरी चीज़ें, बिना नमक के खाना नहीं हो पाएगा, कोई खा नहीं पाएगा, बिना तंबाकू का कोई बना नहीं पाएगा, तो दोनों ज़रूरी चीज़ हैं। 16 नंबर क्या है? डाल कट्टी। ठीक है, डाल कट्टी, ये डाल कट्टी जरूर याद रखें, डाली कटारी जरूर याद रखें। ठीक है, वेरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डालाकार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाल कट्टी में आप ये याद रखिए कि लाह और तसर के उत्पादन करने वाले, लाह और तसर उत्पादन करने वाले व्यापारी हो या किसान हो, जो भी हो, उसके ऊपर टैक्स। ठीक है, उत्पादक पे, उसको कहते हैं डाल कट्टी। ठीक है, 17वां नंबर लेंगे बैठकी सलामी। बैठकी सलामी, इसको याद रखिए। ये कब लेता था जमींदार रेतों से? ये कब लेता था? जब उसको खाने का मन होता था, जब उसको मीट खाने का मन होता था, या घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए, उस समय गांव को बोल देता था कि भाई बैठकी सलामी दो, मतलब एक बकरा दो लाके, ये बकरा को काटेंगे और खाएंगे और मजे करेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैठकी सलामी। ये सामूहिक रूप, एक आदमी से नहीं लिया जाता था, ये सामूहिक रूप से एक गांव को दे दिया जाता था। भाई इस साल का बैठकी सलामी तुम दोगे, उस साल का तुम दोगे, उस साल का तुम दोगे, इस तरह का सिस्टम चलता था। और बैठकी सलामी में बकरा मिलता था खाने के लिए। ठीक है, और ये तभी डिमांड करता था जब जमींदार को जरूरत पड़ती थी कि भाई एक बकरा दे दो तुम लोग। 18वां नंबर याद रखिए, छत्तीसा। ठीक है, छत्तीसा, ये छत्तीसा वर्ड क्या है भाई? छत्तीसा मतलब होता है धान का खेत। ठीक है, वो खेत जिसमें सिर्फ धान की खेती होती है, दैट इज कॉल्ड धान खेत। 19 नंबर में आप याद कर लीजिए, अफोर खेत। अफोर खेत, ये अफोर खेत क्या का मतलब होता है? वो जमीन जहाँ पे धान का बिचड़ा बोया जाता है। बिचड़ा, धान का बिचड़ा मतलब धान आप देखे होंगे, धान का 2 बार जन्म होता है, एक बार बिचड़ा बोया जाता है, फिर उठा के दूसरी बार फिर से ठूसा जाता है दूसरे खेत में। दैट इज कॉल्ड, मतलब दो फॉर्म में धान, मतलब दो फेज में धान की खेती होती है। तो जहाँ पे बिचड़ा बोया जाता है उस खेत को अफोर खेत कहते हैं। और ये अफोर खेत सिर्फ बिचड़ा बोने के लिए उस समय यूज होता था, क्योंकि उस समय ज़मीन की कमी नहीं थी। आज ज़मीन की कमी हुई है, इसीलिए आज तो छत्तीसा और अफोर खेत दोनों एक ही है, एक ही टाइप का होता है। 20 नंबर में याद कर लीजिए, नीम को धान। 20 नंबर में याद कीजिए, नीम को धान। नीम को धान, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप, ये नीमक, भोजपुरी में नमक आदमी को बोलिए कि नमक बोलो तो नमक नहीं बोल पाएगा, मतलब नीमक बोलेगा। नीमक, तो इस नीम को मतलब नमक समझ लीजिए। और धान मतलब नमक के बदले धान। ठीक है, उस समय क्या होता था, नमक का
इंपोर्ट, झारखंड तो नमक बना ही नहीं सकता, है ही नहीं, यहाँ कोई सोर्सेस समुद्र है, तो नमक को इंपोर्ट करना पड़ता था दूसरे एरिया से। तो नमक इंपोर्ट करने का अधिकार सिर्फ जमींदारों के पास ही था, उस इलाके के जमींदारों के पास था। उसके गोडाउन में नमक भरे पड़े रहते थे। जिसको नमक चाहिए भाई, जमींदार के पास जाएगा और नमक लेगा और बदले में धान देगा उसे, ठीक है। धान मतलब चावल देगा उसे, ठीक है। ये 20 पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वेरी सिंपल है और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, इसलिए इसको अच्छा से क्लियर कीजिए। टोटल लगभग 100 वर्ड्स इस तरह आपको याद होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, एक ही बार में लगभग सब याद ही हो गया होगा आप लोगों को। धन्यवाद। बहुत जल्दी मैं दूसरा 20 पॉइंट लेके आऊँगा पार्ट 2 में। धन्यवाद आप लोगों का।